जय हिंद एवरीवन, ये पार्ट 2 है। ठीक है, चैप्टर 3 का आपके। अभी इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें आप लोगों ने अलजेब्रिकली किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना सीखा था और उसके अलावा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक है, तो वहाँ पे 3 केस आ रहे थे कि जब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे तो या तो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, या कोइंसाइड कर रही थी, या बिना टच किए वो पैरेलल हो रही थी। 3 केसेस हमें मिले थे। तो वो 3 केसेस कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, पहला केस, व्हेन लाइंस इंटरसेक्ट। जब लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, याद रखना अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इसका मतलब कि उसका एक सॉल्यूशन होगा और इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे, मीन्स द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, केस सेकंड, व्हेन लाइंस कोइंसाइड ऑन ईच अदर। जब लाइंस एक दूसरे पर एकदम एक जैसा फॉर्म करेंगी तो क्या होगा, कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर लाई करेंगे, मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और ये केस भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन ये केस ज़्यादा कंसिस्टेंट है तो इसे डिपेंडेंट भी कहेंगे। ठीक है, मीन्स दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस विल बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। केस थर्ड, जब लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब कहीं टच नहीं कर रही हैं, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ये एक इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ये तो तुमने लाइन को देख करके समझा। अभी हम इक्वेशन से कैसे समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये, ठीक है, हाउ विल वी अंडरस्टैंड। सबसे पहले देख लेना, आपने इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन का सीधा सा बेसिक सा फंडा था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होगा। 2 होंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये कॉन्स्टेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर A1 A2 A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 आपस में इक्वल नहीं होंगे, रेशियोज सेम नहीं होंगे, तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरे केस में अगर ये सारे रेशियोज आपस में इक्वल हुए तो लाइन कोइंसाइड करेंगी और बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तीसरे केस में A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 तो इक्वल हैं, बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है इन दोनों के, मतलब कि लाइंस पैरेलल होंगी और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पे लिया, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ रेशियोज देख करके ये पता लगाना है कि ये कौन सा केस यहाँ पे बन रहा है, सॉल्यूशन होगा नहीं होगा या ढेर सारे होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लो, x के आगे हम हमेशा 1 कंसीडर करते हैं, तो x का कॉफिशिएंट हो गया A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 3, B1 इज़ -2, माइनस साइन कंसीडर होगा, B2 इज़ 4, C1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो C1 0 हो गया और ये -20 होगा। ठीक है, अब रेशियोज़ को हम पता करेंगे। हमने देखा A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1/3 एंड B1 अपॉन B2 इक्वल टू -2/4, दे आर नॉट सेम, सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, इस केस में एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब एक सॉल्यूशन तो होगा ही। हमने एक और एग्जांपल लिया, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2A1 4A2, दिस वन विल बी B1 B2 C1 एंड C2। इन दोनों को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे 1/2 मिल रहा है, यहाँ पे 1/2 मिला और यहाँ पे 1/1 मिल रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 1/2 मिल रहा है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, खैर। तो तीनों सेम हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे और लाइंस आपस में कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, x प्लस 3y, हियर इट इज x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे फिर से कंपेयर कराओ, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1/2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू 3 अपॉन -3, कट करेंगे -1 आएगा, दोनों सेम नहीं है, मीन्स वन सॉल्यूशन। लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, एक सॉल्यूशन होगा और ये केस कंसिस्टेंसी का है, मीन्स इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, इसमें हम थोड़ा सा आगे भी बढ़े हैं। ठीक है, ये NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसे थोड़ा सा समझ लो। आपका जो इसको इस इक्वेशन को, जो दोनों इक्वेशंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये दोनों जो इक्वेशंस यहाँ पर दिए गए हैं, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने अलजेब्रिक मेथड नहीं सीखा है इसको सॉल्व करने का। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला इक्वेशन हम ये वाला लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और ये दोनों किसी न किसी एक पॉइंट पे कंफर्म इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर हमारा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए करते हैं। तो पहले इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और यहाँ पर हमें एक फॉर्म मिला, ठीक है, मतलब यहाँ आप इसे सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो एक फॉर्म जनरेट हो रहा है। y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 6 आई, y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 3 आई। इस तरीके से y की कुछ वैल्यूज़ और x की कुछ वैल्यूज़ हमें मिल गई। हमने इनको इस टेबल बनाया, टेबल बना करके लिख दिया, ठीक है। अभी आप सेकंड इक्वेशन लो। आपका इक्वेशन नंबर 2 ये था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 12 प्लस 3y अपॉन में 2 आएगी। फिर हमने y की अलग अलग वैल्यूज़ रखी और यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ आ गई, इनको भी हमने एक टेबल में लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे कि जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ ग्राफ को आप ध्यान से देखना, ठीक है, आप यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। तो ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे -3, हर एक इक्वेशन के, ठीक है। ये x प्लस 3y पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन, और ये जो लाइन है ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये दोनों के दोनों 6,0 पर मिल रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 6,0 ही सॉल्यूशन होगा। देखो कंप्लीटली एक चीज़ को समझ लो, ये जो आप लोग कर रहे हो ना, ये एक हिट एंड ट्रायल है, आपको अलग अलग वैल्यूज़ ट्राई करनी है, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन सही में ढूंढना है तो आपको ये देखना होगा कि जो वैल्यू हमने पहले इक्वेशन के लिए रखी, क्या वही वैल्यू सेकंड इक्वेशन के लिए आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखना होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कि ट्राई टू पुट वैल्यूज़ विच यू हैव टेकन इन फर्स्ट इक्वेशन इफ पॉसिबल, ठीक है। कोशिश करो कि जो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ ली हैं उन्हीं में से कोई अगर आपके इसमें सेकंड इक्वेशन में आ जाती है, टेबल में मैच कर रही है, तो वही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करो तो अगर सभी पॉजिटिव हैं तो चारों कोऑर्डिनेट्स को बिल्कुल पेपर के बीच में मत बनाओ, ठीक है। अगर जो आपका इक्वेशन के सारे कोऑर्डिनेट्स हैं अगर वो पॉजिटिव है तो सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे, तो ग्राफ को थोड़ा सा इस साइड से प्लॉट कर लो, ठीक है। यहाँ देख लो, जैसे ये है। अब यहाँ पे हमने बोला कि एक शॉर्ट रेंज आपको चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट रेंज मतलब कि जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, तो थोड़ा सा इधर भी आए, थोड़ा सा इधर भी आए, ताकि आपके पूरे ग्राफ पे वो लाइन आ पाए, ठीक है। अगर आप एक में ही करोगे तो वैल्यूज़ बहुत लंबी हो जाएंगी। मींस रेंज ऐसी लेना जो आपके ग्राफ पे पॉसिबली आप बना पाओ। अब जैसे 50,30, अब ये कोऑर्डिनेट्स कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है, बहुत लंबा ग्राफ चला जाएगा। इसका भी एक सॉल्यूशन है, उस पे आगे बात करेंगे। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पर आ गए हैं। 3.2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 3.2 का पहला क्वेश्चन में पूछा है इसने, एनसीईआरटी में ये है, यस इट इज। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है कि अगर 10 स्टूडेंट्स क्लास 10th के हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स का एक क्विज उसमें पार्ट लिया है, 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, ठीक है। गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। अब आपको बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x एंड दैट ऑफ गर्ल इज़ y। गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर को x मान लिया, गर्ल्स के नंबर को y मान लिया, ठीक है। अब दोनों के दोनों वहाँ पर गए हैं ना, तो यानी दोनों का सम 10 होगा। 10 बच्चे गए हैं, गर्ल्स भी गई बॉयज़ भी गए हैं, ठीक है। दोनों का सम यहाँ पे 10 होगा, ठीक। और दूसरी कंडीशन उसने पूछा है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। मीन्स अगर गर्ल्स में से बॉयज़ के नंबर को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जैसे दूसरा इक्वेशन y माइनस 4 गर्ल्स माइनस बॉयज़ इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वेशंस आ गए, ठीक है।
अभी आप देख लो कि क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, चेक कर लेते हैं। अगर ज़्यादा सॉल्यूशन, मतलब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ढेर सारे सॉल्यूशन है या एक सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू -1 एंड b1 b2 की वैल्यू 1 दोनों ही इक्वल नहीं है, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन है, मींस दे विल इंटरसेक्ट, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ठीक है। आपने फर्स्ट इक्वेशन ली, x = 10 - y की अलग अलग वैल्यूज़ रखी तो उससे x की अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। मेरी रेंज पर ध्यान देना, ठीक है, और कोशिश करना कि जो वैल्यू आपने यहाँ ली है क्या इनमें से ही कोई, क्योंकि सॉल्यूशन दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, ठीक है, तो क्या इनमें से ही कोई वहाँ पे काम कर रहा है, सेकंड इक्वेशन में काम कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान देना। हमने इक्वेशन लिया और उसे सॉल्व किया और यहाँ पर एक टेबल फॉर्म हो गई हमारी, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए लेंगे, यस इट इज़ आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए y = 4 + x, x की अलग अलग वैल्यूज़ रखी तो y की अलग अलग वैल्यूज़ आई, फिर टेबल फॉर्म किया, कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ मीन्स, अब यहाँ पे हियर 3, 7 इज़ द सॉल्यूशन, कैसे पता? अगर टेबल को ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3, 7 यहाँ भी है और इसको ध्यान से देखो यहाँ पर भी लास्ट में 3, 7 दोनों में है, मीन्स कि हाँ यही सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन हमें ये मतलब वैल्यूज़ रखते ही हमें मिल जा रहा है, ठीक है। नाउ अभी आगे बढ़ेंगे, ग्राफ पर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ को यहाँ ध्यान से देख लो, शायद इस वीडियो में पूरा आ नहीं पा रहा है, हाँ ठीक है आ गया। अभी फर्स्ट y - x = 4 को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और जो सेकंड x + y = 10 है उसको ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सभी के कोऑर्डिनेट्स उनके सामने लिखे हैं, 3, 7 उसको वेरी कर, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, ठीक है। अगर आप इसको कहीं और देखोगे तो मे बी एक जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 7, 3 हों। ये डिपेंड करता है कि आपने x किसे कंसीडर किया है, y किसे कंसीडर किया है। जैसे गर्ल्स यहाँ पे 7 हो गई, ठीक है, और बॉयज़ यहाँ पे 3 हो गए, और हमारी कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि 3 + 7 गर्ल्स बॉयज़ को ऐड किया तो 10 आ रहा है, और गर्ल्स में से बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ रहा है, कंडीशन बिल्कुल फुलफ़िल हो रही है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है। अब 1 बाय 1 एक एक पार्ट का हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। सेकंड, ठीक है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें उसने बोला है कि आप रेशियोज़ को कंपेयर करिए और ये बताइए कि लाइंस, एनसीईआरटी बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। लाइंस को आप जो इक्वेशंस आपके सामने दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए, उनके रेशियोज़ को, और ये पता लगाइए कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये बिल्कुल ही ईजी है जो कि आप पहले से भी करते आए हो, ठीक है। तो a1/a2 = 5/7, b1/b2 दिस, c1/c2 दिस। सॉल्व करते ही पहले स्टेप में हमने देखा कि ये दोनों सेम नहीं हैं, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको बस कंपेयर करना है रेशियोज़ को और ये बताना है कि कंसिस्टेंट पेयर है, मीन सॉल्यूशन एक भी होगा तो कंसिस्टेंट होगा, एक भी नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 दिख रहा है। वैल्यूज़ यहाँ से निकालो, 3, 2, 3/2 एंड सेकंड वन इज़ 2, -3, ठीक है। सॉल्व किया, देख रहे हैं दोनों सेम नहीं हैं, तो यहाँ पर केवल वन सॉल्यूशन होगा और ये पेयर कंसिस्टेंट होगा। याद रखना कि एक सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट होगा, मेनी सॉल्यूशंस हैं तब भी कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तभी वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। दो सेम है और एक अलग है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का थर्ड भी आप देख लो, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है उसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ऐसे दिया है, ये दो इक्वेशंस आपको यहाँ पे ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है पहला 3/2x + 5/3y = 7, इसमें क्या करो कि पहले आप इसे सॉल्व करके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तब आप इसे सॉल्व करो, और इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यही एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। चलिए
हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया, 2 3 जा 6 आ गया। 2 को अगर आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करने आते हैं तो आई होप कि आते होंगे। 2 को इससे कट किया, 3 3 3 जा 9, 2 5 जा 10 इक्वल टू 7 यहाँ पर हो गया है, ठीक है। और 6 7 जा 42, जब ये इस तरफ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन मिल गया। अब फर्स्ट ये, अभी सेकंड ये, ठीक है, इनके रेशियोज़ को आप कंपेयर करके देख लो। A1/A2 विल बी 9/9 यानी कि 1, B1/B2 -10/10 -1। दोनों सेम नहीं है, एक प्लस है एक माइनस है, मीन्स अपोजिट है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट पेयर होगा क्योंकि एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है हमें, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ आपको अपने से करना है। उसमें यही चीज़ें हैं कि आपको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है क्वेश्चंस को और उनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ठीक है, और वो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, उसको सेल्फ करना। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एक आ गया कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का जो हाफ है, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, वो 36 है। मतलब पेरीमीटर का हाफ 36 है। तो आप डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करो, ठीक है। करते हैं इसे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि लेंथ को आप x मान लो या l मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे कहाँ किसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख दी हैं, लेंथ इज़ l एंड और x और ब्रेथ इज़ b और y, ठीक है। तो पहला केस उसने बोला था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। मींस अगर कोई चीज़ किसी से 4 ज़्यादा है तो उसमें 4 ऐड करने पर वो बड़ी वाली चीज़ की इक्वल होगी। मींस कि अगर लेंथ बड़ी है 4, तो अगर ब्रेथ में 4 ऐड कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ से एक और इक्वेशन बन जाएगा l - b = 4, ये भी आप कर सकते हो। 2 इक्वेशन से यहाँ बन गए, ठीक है। ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला हमें मालूम है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब इसने बोला कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज़ 36, पेरीमीटर 36 है और इस फॉर्मूले का मतलब पेरीमीटर का हाफ मतलब कि 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ का हाफ। अभी जब इसने यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 36 है वो पेरीमीटर का हाफ है, तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मीन्स 2 से इसको डिवाइड कर लो सिंपली, 2 से इसको कट करेंगे तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे जनरेट होगी, इक्वेशन नंबर 3। तो बेसिकली आपके यही दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ऐसा आपके क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे देखो, l + 4b, l जो है वो x है और b y है, ये बात याद कर लेना। तो b की अलग अलग वैल्यूज़ रखी, 0 10 16, तो इसकी वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, अलग अलग 4 14 एंड दिस। हमने एक टेबल बनाई है जिसमें x और l को एक तरफ रखा है और y और b को एक तरफ रखा है और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। अभी जो सेकंड इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन था आपका, यहाँ पे l = 36 - b। अब देखना कि क्या इनमें से ही कोई वैल्यू यहाँ पे हेल्प कर पाती है, तो उसको भी पुट करके देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे 10 रखा तो 26 आई, 16 रखा तो 20 आई, ठीक है। तो 60 एंड जब हमने यहाँ पे b की वैल्यू 20 रखी, ठीक है, तो l 16 आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, ठीक है, और ब्रेथ जो है उससे 4 कम है, ठीक है। अब जब इसके टेबल को आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये रहा आपका टेबल, ठीक है, l या x और b और y, ठीक है, वॉट एवर इज़ दैट, 26 10 20 16 एंड 16 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन में ये वैल्यू हमें कॉमन मिली है, 20 और 16। तो हमने बोल दिया कि हाँ लेंथ 20 मीटर होगी और ब्रेथ 16 मीटर होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। अब हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना, तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया। अब इसी पॉइंट के रिगार्डिंग आपको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप इसे ऐसे देख लो, ठीक है,
ये जो यहाँ पे इक्वेशन आ रही है, ये जो ग्राफ ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है, इसको ध्यान से, ठीक है। ये चूँकि कॉपी थोड़ी सी दोनों साइड से बड़ी है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर हमने इसके अलग अलग सॉल्यूशंस लिए हुए हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये L प्लस बी इक्वल टू 36 को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और जो दूसरी है वो L माइनस बी इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ से ये बहुत बड़ा सा आपका बनेगा, ठीक है। तो आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाओगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये देख लो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये, ठीक है। और मेरा हाथ भी थोड़ा सा शेक हो रहा है। तो इसी के साथ आज की यहाँ की वीडियो हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है। और बाकी की बातें हम लोग अपनी क्लास में कवर कर लेंगे, ओके, ठीक है।